हाँ भी लोंडो, क्या हाल चाल है। मेरी कहानी सुनो। बहुत बढ़िया भूत की कहानी है। देखो, मेरी आवाज़ अगर बेकार लग रही हो तो मेरे लैंड से तुम्हें कहानी सुननी पड़ेगी तो सुननी पड़ेगी। अब सुनो, मज़ा बहुत आएगा, मजाक से हट के तुम कहानी तो सुनो ना, तुम बहन जो सुनना भूल जाओ। और कहानी सुनो, अब मेरी कहानी सुनो। मेरा नाम अभिषेक है। मैं उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे में रहता हूँ। मेरे दादाजी का अचानक से हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। पूरा परिवार शोक में था। उसी शाम उनका अंतिम संस्कार गांव के पुराने शमशान घाट में किया जा रहा था। हमारा हमारे गांव का शमशान घाट बहुत ही पुराना था। ठीक है जी। और जो बुढ़े लोग बैठे रहते हैं ना, जो होते हैं जिनका नंबर लगने वाला होता है, तो वो बकचोदी कर रहे थे कि सूरज ढलने के बाद जो है शमशान घाट में ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, टाइम से निकल जाना चाहिए। वो आपस में बकचोदी कर रहे थे। मैं इन जटलों की बातों का भी ध्यान देता था, लेकिन उन बहन के बोफड़ों ने दिन ऐसी काली जुबान से बोला कि बहना चौथ दिन सब कुछ बदल गया। अब सब लोग चले गए, तो वही मेरे चाचा और रिश्तेदार वहीं रुके रहे थोड़े। तो मेरे चाचा ने मुझसे बोला कि अभिषेक तुम घर चले जाओ, हम लोग थोड़ा काम निपटा कर आते हैं। तो मैंने ठीक है, मैंने अपना सर हिलाया और वहाँ से चल दिया और अपनी बाइक उठाई और शमशान घाट से निकल लिया। तभी जैसे ही मैं थोड़ा गाड़ी में बैठा था, तभी किसी ने मुझे धीमी आवाज से कहा रुको। अनसुना कर दिया। फिर कहा रुको। फिर मन में मैंने कहा, मैं कौन भूसड़ी कहा भेड़ी चोद। देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने सोचा चलो शायद मेरा वहम हुआ। मैंने बाइक स्टार्ट करी और आगे निकल गया। मतलब शमशान घाट से गांव जो थोड़ी दूरी था, लगभग 3-4 किलोमीटर का। और उस दिन बहन जो लाइट भी ना थी, और उस रास्ते पर कोई बहन जो खंबा भी नहीं था लाइट का। सिर्फ चांद की रोशनी पड़ रही थी और मेरी गाड़ी की हेडलाइट की लाइट थी बस। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं 5 मिनट लगभग बाइक मैंने स्टार्ट करी, चलने लगा, तो मेरे को लगा भैया जो गाड़ी के पीछे कोई बैठा है। और मैंने लगा यार ये कैसे हो सकता है। चलो फिर मैंने चल दिया। फिर मैंने अपनी पीछे वाली साइड रिवर, वो क्या बोलते हैं उसको, साइड वाला शीशा जो होता है बहन जो पीछे देखने वाला, राइट लेफ्ट वाला सी, उसमें देखा तो कुछ ना था। फिर मैंने चलो ठीक है, कोई दिक्कत ना। लेकिन बहन जो थोड़ी दूर चलने के बाद ना, मेरे को बहन चो तो उस वाले शीशे में देखा कोई सफेद कपड़ों में एक आदमी बहन जो धीरे धीरे चल रहा भाई, बिल्कुल। और मेरी गाड़ी की स्पीड भी लगभग 30, मतलब 60 किलोमीटर थी लगभग। और बहन जो वो आदमी ना मुझसे आगे निकल रहा था ना मुझसे पीछे हो रहा था। बहन जो वो गाड़ी की स्पीड से चल रहा था। मेरी फटके तो हुई। चौसठ देख के मैंने बहन का बोला ये क्या बवासीर है। नहीं, कुछ दूर जाकर ना सड़क के किनारे पुरानी चाय की दुकान थी। बहन जो उस दिन वो भी भोसड़ी की बंदी निकली। उस दिन बस वो लालटेन जल रही थी। मैंने सोचा शायद बहन जो कोई होगा वहां पर, रुक जा रहा हूँ तो थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। अब बहन जो वहाँ मैं जैसी मैंने बाइक खड़ी करी अपनी, बहन जो उतरने ही वाला था, तो बहन जो किसी ने मेरे कान में आकर कहा कि तुम अकेले नहीं लौटे हो। ओ भाई, मेरी सुन के गांड फट के हाथ में आ गई बहन चो। और भोसड़ी का मैं बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करा, मेरी बाइक स्टार्ट ना हो। तभी बहन चो नज़र मैंने उसकी तरफ दौड़ाई, दुकान की तरफ। बहन चो ऐसा लगा कि कोई, क्या बोलते हैं, अरे क्या कुर्सी को घसीट रहा हो। फिर बहन चो कोई आदमी था नंगे, उसके पैर वैर से दिखाई दे रहे थे। मैंने बहन जो टॉर्च जलाई, और बहन चो वहाँ एक थोड़ा आदमी खड़ा था। भोसड़े के पूरे शरीर पर राख वाख थी, आँख ऐसे जल रही थी, ऐसा लग गया होगा भोसड़े का भी बहन का लड़ाई चिता से उठ के आया। वो बहन का मेरी तब बस खाली देख के हंस रहा था बहन चो। और फिर वो बोला भोसड़ी का कि बेटे, शमशान से कोई अकेले लौट के ना आता। अरे बहन की चोदू फिर गया भाई। बड़े खतरनाक मंजर था मेरा उस दिन। फिर बहन चो अचानक से भाई गाड़ी मेरी हुई स्टार्ट। और बहन चो मैंने गाड़ी लगा दी सीधा घर की तरफ। और भाई जैसे ही घर पहुंचा, भाई मेरी तो सांसें वासें तेज होने लगी। घर पहुंचा भाई, घर के सब लोग तो वैसे ही सदमे में थे यार। मैंने कि इस टाइम पर मैं क्या कहूँ।
घर वाले ने पूछा कि भाई इतनी देर कैसे हो गई, ये वो फलाना ढिमका लोड़ा लस्तन। तो भाई कुछ नहीं, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। तभी बहन जो हमारी दादी थी उनको देखा, बोले अभिषेक तेरे पीछे कौन खड़ा है। भाई ये सुनकर बहन चोद और फट गई। भाई साहब वहाँ कोई नहीं था, पीछे कोई नहीं था। फिर मेरी दादी दादी क्या हुआ, उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, कभी कोई ऐसा ऐसा लगा कोई राख से ढका हुआ आदमी खड़ा था और तुझे घूर रहा था। इतना कहते ही दादी ने मेरी कलाई पर काला धागा बांध दिया। भाई उस रात अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला मैं। उसी रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी बहन चो। रात के 3 साढ़े 3 तो बज गए थे। तभी ठक ठक की आवाज़ आई, जैसे कमरे में दर्द पे हल्की सी दस्तक हुई। मैंने सोचा शायद दादी होगी या मम्मी होंगी, कुछ होगा। ठक ठक, मैंने पूछा कौन। बाहर से पिताजी की आवाज़ आई, बेटा दरवाज़ा खोल ले। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, तभी मेरी मोबाइल पर चाचा का कॉल आया। मैंने कॉल उठाई, उधर से घबराई आवाज़ आई, अभिषेक तुम ठीक हो। मैंने कहा "हाँ, ठीक हूँ"। अंकल कहाँ हो। यहीं बाहर खड़े हैं। कुछ सेकंड तक चाचा को चुप रहे। उन्होंने धीरे से कहा, अब अभी अभी तुम्हारे पिताजी मेरे साथ शमशान घाट से निकले हैं। मेरे हाथ में मोबाइल लगभग गिर ही गया। ही सुन के बैठ तो मैंने क्या हुआ। तो बहनचोद जो आवाज़ मुझे बुला रही थी भोसड़ी का, वो कौन था जो मेरा बाप बन रहा था बहनचोद। एक बार फिर आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। इस बार भी आवाज़ थोड़ी अलग ही थी बहनचोद, बड़ा अजीब आवाज़ थी। चलो मैंने बहनचोद दरवाज़ा खोले ही ना। सुबह होते ही मैंने पूरी घटना दादी को बता दी कि दादी दादी बहन जी ये चोट हो गया। उन्होंने बिना कुछ कहे मुझे दादी से पुरानी अलमारी तक ले गई। अंदर एक चमड़े की पुरानी डायरी निकाली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, शमशान से कभी खाली हाथ मत लौट। बहन जी उस बात को सुन नहीं पाया। मैंने पढ़ने पलटे देखे। दादी ने लिखा था, हर शमशान में कुछ ऐसी आत्मा होती हैं जो किसी जीवित इंसान के साथ घर लौटना चाहती है। अगर लौटते समय कोई पीछे से बुलाए या रास्ते में राख से ढका व्यक्ति दिखाई दे तो उसे कभी बात मत करना। आखिरी पन्ने पर एक वाक्य लाल स्याही से लिखा था, अगर अगर वह आपके घर तक आ जाए तो तीसरी रात किसी न किसी की मौत हो जाएगी, साथ में लेकर जाएगा। मेरे हाथ भाई कांपने लगे। मैंने कि भोसड़िया लग गया मेरा नंबर। अब तीसरी रात भाई एक दिन दूरी थी मैंने चो, मैंने कि अब तो लगा नंबर। उसके बाद भाई घर में भैंचो अजीब अजीब घटना घटने लगी। जैसे भैंचो रसोई से बर्तन गिर गए, खिड़की खटपट खटपट होने लगी, डरावनी आवाज़ें। हमारे आंगन में ना हर एक गीले पैर के निशान मिलते थे बहन चोद से कोई चल के गया हो। और भाई उस रात, ये जब जिस दिन आखिरी रात थी, उस रात मैंने तय किया अगर ये सब मेरे भी ऐसे हुआ है तो इसका अंत भी मुझे ही करना होगा। लेकिन मुझे इसका अंदाजा नहीं था। अब भाई क्या हुआ, तीसरी रात जब मुझे उसी शमशान में जाना पड़े चाहे कुछ हो। अब दादाजी की डायरी पढ़ वो सॉरी डायरी पढ़ने के बाद मेरे पास दो ही रास्ते बचे थे। घर बैठकर किसी अनहोनी का इंतजार करूं या फिर किसी शमशान में जाकर रहस्य का पता लगाऊं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। रात के करीब 11:40 पर। अरे भोसड़ियों के, तू जाएगा रात के 11:40 पे बहन जो, मैं भी गलत कहानी सुना रहा हूँ। चलो छोड़ो, सुनते रहो। मैंने दादी के दिए हुए काले धागे को कलाई का कसकर बांधा, दादा की डायरी जेब में रखी और अकेले ही बाइक लेकर निकल पड़ा। मुझे पूरे रास्ते ऐसा लगा था कोई मेरी हरकत पर नजर रख रहा है। सड़क सुनसान थी, हवाएं पहले से ज्यादा ठंडी और तेज चल रही थी। आय हाय हाय, मजा आ गया। कुछ मिनट बाद मुझे पीछे से राख उड़ने की आवाज़ सुनाई दी। राख उड़ने की आवाज़ सुनाई दी, ओ ऐसा भी होता है क्या बहन। चलो खैर छोड़ो। मैंने इस बार एक बारी पीछे मुड़कर नहीं देखा। करीब आधे घंटे के बाद मैं फिर उसी शमशान के मुख्य दरवाजे पर खड़ा था। लेकिन इस समय सब कुछ अलग था। जहाँ 2 दिन पहले चिताएं जल रही थी वहाँ गहरा सन्नाटा था। सिर्फ एक चिता जो अपने आप जल रही थी। आसपास कोई इंसान नहीं था, ना पंडित, ना चौकीदार, ना कोई शोक मनाने वाला। फिर भी चिता की आग
तेजी तेजी से बढ़ रही थी। अंतिम संस्कार भी अभी ऐसा लग रहा था, अंतिम संस्कार भी हुआ है, अभी भी हुआ है। राख से बना हुआ आदमी। चलो अब आगे की कहानी यार बाद में सुनाऊंगा, अभी हिंचोती मजा नहीं आ रहा, भूल गया मुझे। अगली अगली बार सुनाऊंगा आगे की कहानी।